नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? मेरी आवाज़ जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। देखिए, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में हुए कृषक आंदोलन के कारणों सहित उनका विवरण दीजिए। तो क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हुए कृषक आंदोलन के कारण क्या थे। मतलब इसमें जो कृषक आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए थे उनके होने का कारण बताना है, और जो प्रमुख आंदोलन थे उनकी भी यहाँ चर्चा करनी है। तो इस प्रश्न में यही उत्तर होगा, इसी तरीके से उत्तर को लिखना होगा। इसमें देखिए, जो सबसे पहला है, आप छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए। अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल तो हो गए, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों के चरित्र को देश की जनता के समक्ष खोलकर रख दिया। अब लोगों ने अंग्रेजों का प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया, जिनमें कृषक आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बहुत ही छोटा सा 20-25 शब्दों में, 20 शब्दों में एक आपने परिचय दे दिया कि 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी कई नीतियों को बदला। साथ ही साथ क्योंकि कांग्रेस का भी उदय होता है, और जो यहाँ के राजनीतिक संगठन है, जो यहाँ के चाहे जनजातियां हों, उनके द्वारा, कृषकों द्वारा फिर एक आंदोलन ही प्रारंभ कर दिया जाता है, एक कड़ी ही शुरू हो जाती है। तो उसमें जो है कृषक आंदोलन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, वो पूरे भारत में रहे। क्योंकि पूरे भारत को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी में उसी के तहत करेंगे। तो ये देखिए, 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते, मतलब 20वीं सदी के जो दूसरा दशक है, कि मतलब 1920 तक आते आते अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई कृषक संगठनों द्वारा आंदोलन किए गए। अब यहाँ जो है प्रमुख कृषक जो संगठन है जिनके द्वारा आंदोलन संचालित किए गए, उनका उल्लेख कर देना है। जिसमें सबसे पहला है उत्तर प्रदेश किसान सभा, दूसरा है अवध किसान सभा, तीसरा है एका आंदोलन, और चौथा है अखिल भारतीय किसान सभा आदि। तो ये जो चार हैं, ये उत्तर प्रदेश के उल्लेखनीय आंदोलन हैं। तो आपको पहले पेज में क्या करना है कि वही है कि एक छोटा सा इंट्रो दे देना है, और जो 20वीं सदी के दूसरे दशक में जो यहाँ कृषक आंदोलन प्रारंभ हुए उनके बारे में बता देना है, लिख देना है। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या करना है। हाँ, अब देखिए कि चूंकि उसमें पूछा है ना कि प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश में जो कृषक आंदोलन हुए उसके कारण क्या थे, मतलब आंदोलन के पीछे का कारण क्या था, तो वो आपको बताना है। तो उसी में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, भाई कृषक क्यों आंदोलित हुए। तो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का दोषपूर्ण एवं शोषण परक होना। जो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां थी उनमें ही दोष था, वो शोषण परक थी, अत्यधिक लगान का बोझ इन पे था। तो एक पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो 1917 की रूसी क्रांति से देश दुनिया में समाजवादी विचारधारा। देखिए 1917 में क्या होती है, रूस की क्रांति प्रारंभ होती है, और देश दुनिया में समाजवादी विचारधारा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मार्क्सवाद का विचार था कि सर्वहारा की क्रांति, मतलब वो समाज के निचले तबके जिसमें कृषक मजदूरों को लेकर के, बेसिकली मजदूर थे लेकिन बाद में कृषक भी जुड़ते हैं, तो उनको लेकर के जो एक समाजवादी विचारधारा का जो विकास हो रहा था, तो उसमें उसने क्या किया कि कृषकों को एकजुट होकर शोषण के विरुद्ध प्रतिकार करने की प्रेरणा मिली। मतलब जो रशियन क्रांति जो 1917 में रूस में हो रही थी, उसने
देश दुनिया के, भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश दुनिया के किसानों को एक तरीके से संगठित किया, मजदूरों को संगठित किया और अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ प्रतिकार करने की प्रेरणा उनमें जागृत करी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप डाल देंगे इसमें। और जो तीसरा है, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आप सभी जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो वही है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें भारत एवं उत्तर प्रदेश के कृषक भी महंगाई से त्रस्त हो गए। क्यों महंगाई से त्रस्त हो गए? क्योंकि भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, विद्रोह तो जो वहाँ विश्व युद्ध तो यूरोप में लड़ा जा रहा था, उसका प्रभाव भारत पे कैसे? तो भारत चूंकि उपनिवेश था, और आज भी ऐसे देखिए कि देखिए यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच, तो बहुत सी चीजें जो है अभी चिप, जो सेमीकंडक्टर, जो चिप को लेकर के वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी, या बहुत से ऐसी चीजें हैं जो प्रभावित होती हैं। चूंकि दुनिया जो है एक तरीके से अब तो और ज्यादा ग्लोबल हो गई है, उस समय भी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। चूंकि उपनिवेशीकरण का दौर था, तो उपनिवेश बहुत बड़े पैमाने पे हो ही रहा था, अफ्रीका, एशिया सब उपनिवेश थे। तो अगर ब्रिटेन, यूरोप प्रभावित हो रहा था, तो उससे जो एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेश थे उनको प्रभावित होना ही था। तो ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो कृषकों की स्थिति दयनीय हुई, चाहे वो उत्तर प्रदेश के स्तर पे, भारत के स्तर पे, तो उसमें विश्व युद्ध का बहुत ही बड़ी भूमिका रही। फिर तीसरा इसमें आप दे देंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सेना में नियुक्त होने वाले लोगों की संख्या में कटौती कर दी गई, जिसने कृषि पर अतिरिक्त बोझ डाला, और अब कृषि कार्य फायदे का सौदा नहीं रहा। देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो आपको पता होगा कि उस समय जो सैनिक विद्रोही थे वो बेसिकली अवध, बिहार, बंगाल के क्षेत्र के थे। और यही अगर देखा जाए तो 1857 की विद्रोह की तीव्रता भी सबसे ज्यादा थी। और अंग्रेजों में जो सैनिक अनुपात था, वो पहले 5 यूरोपीय सैनिकों पर एक यूरोपीय सैनिकों पर 5 भारतीय सैनिक होते थे। और वो भारतीय सैनिक कहाँ के होते थे? अवध के होते थे, बिहार से होते थे, बंगाल से होते थे। लेकिन चूंकि विद्रोह में इन्हीं सैनिकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो अंग्रेजों के मन में एक शंका इन लोगों के प्रति उत्पन्न हुई, और जो रेशियो 5:1 का था, उसको इन्होंने घटा करके 1:2 का कर दिया, कि मतलब 1 यूरोपीय सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक अब होंगे। पहला पॉइंट। और दूसरा जो था कि जो सिपाहियों की भूमिका, मतलब सिपाहियों की जो अधिक संख्या अवध से थी या बिहार से, बंगाल से, यहाँ के लोगों की नियुक्ति ना करके अब वो पंजाब के क्षेत्रों से पंजाबी को, गोरखाओं की नियुक्ति करने लगे। मतलब यहाँ के लोगों को सेना में अब उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। तो जिस कारण चूंकि अब लोग बेरोजगार हुए, तो और साधन तो थे नहीं, तो ले दे करके कृषि पर ये अतिरिक्त बोझ की तरह आए, और अब कृषि जो है वो बहुत लाभदायक नहीं रह गई। मतलब कृषि पर एक अतिरिक्त दबाव बना। तो ये सारे पॉइंट आप डिस्कस कर देंगे। इसके बाद देखिए, हाँ, कांग्रेस नेताओं द्वारा भी इस समय तक कृषकों की समस्याओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन कांग्रेस जो है स्टार्टिंग में कृषकों के मुद्दे को उठाती नहीं है। वो कहीं न कहीं इनकी जो समस्याएं हैं उसे एक दूरी बना के रखती है, और यही एक कारण था कि किसानों की भूमिका कांग्रेस के आंदोलनों में बहुत सीमित मात्रा में दिखती है, या पार्टिसिपेट ये बहुत सीमित मात्रा में ये करते हैं, जब तक कि गांधी जी का आगमन नहीं हो जाता।
गांधी जी के आगमन के बाद भी ऐसा नहीं कि स्थिति तुरंत बदल गई और उन्होंने कृषकों के मुद्दे को उठाया, लेकिन हाँ उन्होंने प्रयास किया, जैसे चंपारण में किया। तो चंपारण में चूंकि गांधी एक किसानों के ही मूवमेंट को लीड किया और वहाँ बहुत सफल रहे, तो उससे जो है कृषकों में एक कांग्रेस के प्रति भी एक भावना आई। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक कांग्रेस ने कृषकों के मुद्दे को उठाना प्रारंभ नहीं किया था। और वही है कि गांधी का आगमन एवं चंपारण में उनकी सफलता ने कृषकों के बीच उत्साह का संचार किया और वो अपने अधिकारों को लेकर मुखर हो गए। हाँ वही है कि गांधी जी चूंकि चंपारण में भाई कृषकों के पक्ष में फैसला कराने में सफल हो जाते हैं, नील का जो मैटर था, तिनकठिया जो पद्धति थी, और उसी को लेकर के यहाँ के भी जो किसान थे, उत्तर प्रदेश के भी जो किसान थे, उनको भी लगा नहीं अगर हम संगठित होकर कुछ करेंगे तो हम जो है सफल हो जाएंगे। तो वही ये सब जो मुख्य कारण थे कि किसानों में जो है असंतोष था और कृषक जो आंदोलन हुए, वही सब कारण थे। तो आप कारण के बारे में यहाँ बता दिए। अब आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषक आंदोलन, क्योंकि आपने प्रश्न के एक पक्ष को बता दिया है कि कृषक आंदोलन क्यों हुए, उसका क्या कारण था। अब प्रमुख कृषक आंदोलनों के बारे में भी आपको यहाँ उल्लेख करना है, उनकी चर्चा करनी है। तो उसमें जो सबसे पहला है हमारा उत्तर प्रदेश किसान सभा। देखिए इसका गठन कब हुआ था, तो फरवरी 1918 में इसका गठन होता है। और इसके जो नेता थे मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी थे। ये पीटी में बहुत बार पूछा हुआ है, शायद इसी बार पूछा था। इसमें एक नाम जोड़ देगा जवाहरलाल नेहरू का। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन अगर इसके नेता के बारे में पूछे, ये जो संस्थापक सदस्य थे, तो उसमें मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ही थे। ये तीन लोग तो थे ही। अब इसके बाद चौथा ऑप्शन कुछ भी रहेगा पीटी में तो वो गलत ही रहेगा। किसके लिए? उत्तर प्रदेश किसान सभा के लिए, जिसका गठन फरवरी 1918 में हुआ था। ठीक है। अगर इसका प्रभाव क्षेत्र आप देखेंगे तो प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? प्रयागराज, जौनपुर एवं प्रतापगढ़। एक तरीके से जो प्रयागराज का मंडल है, जो प्रयागराज का क्षेत्र है, उसी के आसपास इसका प्रभाव क्षेत्र रहता है। और ये कार्य क्या करता है, देखिए ऐसे ही आपको दिखा देना पॉइंट में, क्योंकि उतना समय नहीं रहता है मेंस में, मैंने पहले भी लेक्चर में कहा है। तो यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। बस कार्य सबसे पहला सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाना, जो इनका पहला कार्य था कि सरकार तक कृषकों की मांग को पहुंचाना, कृषकों को संगठन से जोड़ना। भाई जो कृषक इधर उधर बिखरे हुए थे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, तो इन नेताओं का ये मानना था कि अगर किसान संगठित हो गए तो एक बड़ा मूवमेंट चलाया जा सकता है कृषकों के हितों को लेकर के। तो वही था कि सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाना, कृषकों को संगठन से जोड़ना और कृषकों को अपने हक के लिए जागरूक करना। ये है उत्तर प्रदेश किसान सभा का कार्य। अब आइए, हाँ ठीक है, और जल्दी ही इसकी 400 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गई। मतलब इस जो किसान जो संगठन है, इसको बहुत ही ज्यादा सफलता मिली और जल्दी ही इसकी 400 शाखाएं इन 3 जिलों में स्थापित हो गई। बाबा रामचंद्र देव, झिंगुरी पाल सिंह एवं दुर्गा पाल सिंह ने इसे विस्तार देने का काम किया। देखिए वो 3 नेता तो प्रमुख थे, जो उसके संस्थापक थे, लेकिन इसके साथ साथ इससे बाबा रामचंद्र देव, झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसे विस्तार देने का काम किया। मतलब ये है हमारा पहला। अब अगर दूसरे में देखा जाए, जो अवध किसान सभा है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 उत्तर प्रदेश किसान सभा में विघटन हो गया। देखिए जो हमारा पहला किसान सभा था, उसमें क्या होता है कि असहयोग, चूंकि वो 18 में बनता है, उसके 2 साल के बाद ये उसमें जो है विघटन हो जाता है और बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल ने अवध किसान सभा का गठन किया। अब जो है अवध किसान सभा का गठन कौन करता है?
तो बाबा रामचंद्र देव, झुंगरी पाल सिंह और दुर्गा पाल, इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया। बाबा रामचंद्र की आकर्षक प्रचार शैली ने इसे जल्दी ही किसानों के बीच लोकप्रिय बना दिया। देखिए, जो बाबा रामचंद्र जी थे ये संत स्वभाव के थे, ये रामायण महाभारत की चौपाई बहुत अच्छी तरीके से गाते थे, ये किसानों के बीच वैसे भी बहुत लोकप्रिय थे, और ये बहुत ही जल्दी अपनी बातों को किसानों तक पहुंचाने में सफल रहे। इस आंदोलन के तहत निम्न प्रयास किए गए। अब क्योंकि आपने अवध किसान सभा का गठन कब हुआ, इसके नेता कौन थे ये बता दिया, अब इसके कार्य को आप बता दीजिए संक्षेप में। जो सबसे पहला कार्य है, पंचायतों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करना। मतलब इनका जो पहला काम है कि जो गांव की पंचायतें होती हैं उन्हीं के माध्यम से जो भी विवाद हो रहे हैं ग्राम समाज के, उनको वहीं निपटा दिया जाए। बेदखली जमीन को जोतने से इनकार करना। अब इसके तहत ये था कि जब किसान लगान नहीं चुका पाते थे तो वो बेदखल कर दिए जाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि अगर कोई बेदखली जमीन है तो इन लोगों ने संगठन के तहत काम किया कि अगर कोई बेदखल वाली जमीन है तो उसको कोई भी किसान जो है वो जोतेगा बोएगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब प्रयास था जमींदारों पे, अंग्रेजों पे दबाव डालने के लिए, और बेगार न करना। मतलब इनका जो तीसरा प्रयास था कि भाई अब हम जो है बेगारी नहीं करेंगे, अगर हम श्रम कर रहे हैं, हम खेत में परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो हमको उसका पूरा पारिश्रमिक चाहिए ही चाहिए, और जो उपयुक्त शर्तों को नहीं मानेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बहुत अच्छा था कि अगर भाई किसान में क्या है कि 10 लोग एक मत के होते हैं, उसी में 2 लोग क्या होते हैं, वो जो है विरोधी स्वभाव के होते हैं, तो वो 2 लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी लास्ट में कि अगर आप नहीं मानेंगे इसको तो आपको जाति से बहिष्कार कर दिया जाएगा। और उस समय जो जाति से बहिष्कार की चीजें थी वो, आज तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार ठीक है बहिष्कार कर दिया, अच्छा है, हम अपना इंडिविजुअल जीवन जी रहे हैं, किसी का इंटरफेयर नहीं रहेगा, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय जाति से बहिष्कार होने का मतलब मरने से भी बुरी स्थिति थी कि सोचिए कि आपके घर कोई आएगा नहीं, आप किसी के घर नहीं जाएंगे, मतलब एक तरीके से समाज से आप पूरी तरीके से कट जाएंगे। तो ये प्रयास इसी आंदोलन के तहत किया गया, अवध किसान सभा के तहत। तो ये सारे पॉइंट आप दिखा देंगे। अब आइए तीसरे पॉइंट पे, एका आंदोलन। जो हमारा तीसरा प्रमुख आंदोलन है ये 1921 में होता है। और क्यों होता है, तो वही लगान में अत्यधिक वृद्धि और वसूली के कारण। मतलब कृषकों की वही बड़ी समस्या थी कि भाई आप लगान अधिक उपज से ज्यादा, जितना जिस तरीके से उपज है उससे बहुत ज्यादा लगान ले रहे हैं, और उसकी वसूली का जो प्रक्रिया है वो भी बहुत रेशनल नहीं है, बहुत कठोरता से आप वसूल कर रहे हैं। कभी अकाल हुआ है, कभी सूखा पड़ा हुआ है, तो वहां आप जो है मानवीय दृष्टि नहीं दिखा रहे हैं। तो यही सब चीजें थी इसके प्रारंभ होने की। और इसके जो नेता थे वो मदारी पासी और सहदेव थे। अगर इसके प्रभाव क्षेत्र को देखा जाए कि मतलब ये आंदोलन कहाँ प्रभावित रहा, कहाँ के क्षेत्र में, तो सीतापुर, हरदोई और बहराइच, इन 3 क्षेत्रों में इस आंदोलन की जो तीव्रता थी बहुत ज्यादा थी। हालांकि छिटपुट आसपास के जिलों में भी थी, लेकिन इन 3 जिलों में ये बहुत ही सक्रिय था। इस आंदोलन में कृषकों को कुछ जमींदारों का भी, हाँ यहाँ एक देखिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एका आंदोलन में पहली बार जो उत्तर प्रदेश के जो जमींदार थे, हालांकि पूरे जमींदार नहीं लेकिन कुछ जमींदारों ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। इसके तहत सामाजिक बहिष्कार, वही जो पिछला था अवध में, सामाजिक बहिष्कार, लगान पर रोक, कृषक जागरूकता जैसे कदम उठाए गए। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। क्योंकि यह असहयोग आंदोलन के साथ प्रारंभ हुआ था, तो जब असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो इस आंदोलन पे भी गहरा आघात पहुंचा और यह आंदोलन भी एक तरीके से समाप्त हो गया। अब जो हमारा लास्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अखिल भारतीय किसान सभा, ये जो है 1936 में होता है।
अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव एनजी रंगा, और स्थान कहाँ है? लखनऊ। इस सभा के कारण ही कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को उठाना प्रारंभ किया, जिससे कृषकों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। देखिए ये जो यानी कि 1936 तक आते आते जो कांग्रेस किसानों के मुद्दे से एक तरीके से दूरी बनाए हुए थी, ये पहला ऐसा मूवमेंट था कि यहाँ जो इसमें जो है कांग्रेस के नेताओं ने सक्रिय भागीदारी करी। कांग्रेस अपने मंचों पर कृषकों के मुद्दे को उठाया और एक तरीके से उसका राष्ट्रीयकरण किया। सोचिए ये लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना आंदोलन करते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में आंदोलन के साथ साथ बहुत प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते थे, लेकिन जब इनको एक बड़ा फलक कांग्रेस के रूप में मिला तो इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इसके निराकरण के लिए भी प्रयास किए गए। और आगे चल करके जब भारत आज़ाद होता है तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस दिशा में बहुत प्रयास करते हैं। जैसे जमींदारी उन्मूलन का बात होती है, कृषकों के लिए भूमि वितरण की बात होती है, तो कई प्रयास किए भी जाते हैं। तो ये उसका जो एक तरीके से जो उसका बीज पड़ा वो यही 1936 में पड़ा, लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ। अब ठीक है, छोटा सा आप एक निष्कर्ष दे देंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन में न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारत में होने वाले अन्य कृषक आंदोलन को भी प्रेरित किया। अब जो 1936 का जो ये आंदोलन था, चूंकि इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, तो अब ये उत्तर प्रदेश या किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित ना रह करके ये पूरे भारत की समस्या हो गई। और भारत भी जो भी किसान थे, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर भारत के हों, चाहे दक्षिण भारत के हों, कहीं न कहीं समस्याएं सबकी एक जैसे ही थी। वही तो उसको जो है कांग्रेस के माध्यम से ही एक बड़ा फलक मिला और उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ठीक है, आज का हमारा ये प्रश्न था। आज हमने किसानों के मुद्दे पे डिस्कस किया। ये देख लीजिए हमारा इसका अभी कल जो हमने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये देखिए, ये हमारा समृद्धि आईएएस का जो है ये टेलीग्राम चैनल है। अभी मैंने जो पढ़ाया है आपको, यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ये वहीं मिलेगा समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। और आप यहाँ जो है अपनी आंसर राइटिंग, यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं साथ साथ, तो आप अपने उत्तर को भी यहाँ पीडीएफ बना के भेज दीजिए, हम यहाँ चेक कर देंगे और उसमें जो भी कमियां रहेंगी वो हम आपको यहाँ बता देंगे। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम फिर जल्दी ही नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।